हेलो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पार्ट 2 विजिटर वीज़ा का लॉन्च करूंगा कि आपको अगर विजिटर वीज़ा में सक्सेस हासिल करनी है तो उसको मैक्सिमम आपकी फाइल कितनी क्लियर होनी चाहिए और क्या क्या की फैक्टर्स रहते हैं जो अगर आप ध्यान देते हो तो आपको विजिटर वीज़ा सक्सेसफुली मिलता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मेनली आगे बढ़ता हूँ मैं, आप लोगों को अगर पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैंने बोला उस तरह पेशेंट लेके शांति से देखो, आप लोगों को समझ में आएगा। पहले तो विजिटर वीजा क्या होता है, कनाडा का जो विजिटर वीजा है उस लोगों को लगता है कनाडा का विजिटर वीजा ही तो लेना है, फॉर्म भर दो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखो, सबसे टफ वीजा एक्चुअल में बोला जाए तो कनाडा का विजिटर वीजा ही होता है। बिकॉज ऑफ विजिटर में आप लोगों को इमिग्रेशन को ऑलरेडी कन्विंस करना पड़ता है कि जिसके अंदर आप लोग ऑलरेडी इमिग्रेशन ऑफिसर को आपको ये सेटिस्फेक्शन देना पड़ता है कि आप जो पर्पज लेके विजिट करने जा रहे हो वहां पे वो काम अपना खत्म करोगे। घूमने का हो सकता है फिर, या कोई फंक्शन हो सकता है, कोई बिजनेस विजिट हो सकती है, वो सारा खत्म करके आप रिटर्न अपनी होम कंट्री खाते हैं। उसके अंदर 3 चीज जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, आप चैनल में जाकर देख सकते हो, जिसके अंदर 3 चीज, एक तो पर्पज ऑफ विजिट आपका क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपका जो सफिशिएंट फंड, जो भी आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो उसके लिए आपके पास फंड कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल बताया है। तीसरी चीज कि आपका जो होम कंट्रीज के टाइज है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि जहाँ पे इमिग्रेशन को लगे कि ऑलरेडी आप जाके रिटर्न ही आओगे, वहाँ स्टे नहीं करोगे। बिकॉज सबसे बड़ी बात, विजिटर वीजा का जो हेडेक होता है, आप लोग ये विजिटर वीजा को समझ लोगे ना, आप खुद ही विजिटर वीजा अप्लाई करोगे और खुद ही सक्सेस लेके आओगे। पहले ये देखो कि विजिटर वीजा की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम इतनी क्यों होती है। टूरिज्म तो हर कोई चाहता है कि टूरिज्म बढ़े तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हुई, बट फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं विजिटर पे, बट जाने के बाद स्टेटस चेंज करना या कुछ भी चीजें जो है वो इलीगल एक्टिविटीज, या तो जॉब करने लगना कैश में। अब देखो, अगर विजिटर वीजा वाला बंदा वहां पे रुकता है तो उसको लिविंग का खर्चा तो लगेगा ही। जो लिविंग लाइफस्टाइल है उस हिसाब से उसको महीने का $500 तो लगना ही है। अगर वो बंदा कहीं जॉब करने लगा तो वो क्या सोचेगा कि वो जुगाड़ करने की चालू करेगा कि भाई कहीं जॉब ढूंढेगा, किसी एम्प्लॉयर को कम सैलरी में करेगा। उसके कारण एम्प्लॉयर उसको ऑन पे पगार तो दे नहीं पाएगा, उसको कैश सैलरी मिल रही है। अब कैश सैलरी का क्या होता है, टैक्सेशन नहीं जा रहे होते या ऑन पेपर नहीं होती, उसके कारण गवर्नमेंट को जो इकोनॉमी है उसमें ब्लैक मनी बढ़ने का झंझट ज्यादा दिमाग में आता है। इमिग्रेशन ऐसा सोचता है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यही हो सकता है, बट हाँ, ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हो सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये हेडेक हो सकता है कि अगर ब्लैक मनी ज्यादा बढ़ने लगी उनके यहाँ। ब्लैक मनी का पर्पस कोई ऐसा नहीं है कि इलीगल एक्टिविटी करके, बट ब्लैक मनी का पर्पस है कि जिसपे टैक्स पे नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को, या ऑन बुक्स नहीं जा रहे हैं। ऐसी जब इकोनॉमी के अंदर ऐसी करेंसी अगर या उनको यहाँ घूमने लगे तो गवर्नमेंट को ऑलवेज खतरा रहता है कि उसके अंदर उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमी डाउन हो सकती है, और जो बोलते हैं ना, एक व्यवस्था रखी होती है इकोनॉमी की, वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा विजिटर में वेरिफिकेशन होता है। तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि विजिटर वीज़ा का मतलब फॉर्म भर दिया और वीज़ा आ गया, तो वो बहुत ही गलत सोच है। ऐसा नहीं होता है। विजिटर वीज़ा ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीज़ा होता है। बिकॉज अगर आप पीआर अप्लाई करते हो तो आप इमिग्रेशन को ऑलरेडी अपना पर्पस बता रहे हो, मैं वहाँ सेटल होने जा रहा हूँ। स्टडी अप्लाई करते हो, आप ऑलरेडी बता रहे हो मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। बट विजिटर में आप ऑलरेडी उसको बोलते हैं कि मैं ओनली घूमने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 1 रुपया भी वहां से कमाने की नहीं सोचूंगा। तो इसके लिए आप लोगों को ये सारे प्रूफ उनको सबमिट करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आप लोग को मैंने बताया था उसी तरह से। अब आप लोगों को एक समझ में आ गया कि विजिटर वीजा क्या है, तो अब आप खुद ही सोचो। जब भी आप फाइल लगा रहे हो आपको ये बताना है, इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस लगनी चाहिए आपकी बात। आपको अपने कवर लेटर के अंदर ये सारी चीज मेंशन करनी चाहिए कि आप पहले तो पर्पस ऑफ विजिट, आप क्यों जा रहे हो, दूसरा वो विजिट खत्म करने के बाद आप क्या करने वाले हो, कब रिटर्न आ रहे हो। तो मतलब वो आपकी जाने की टिकट होगी, आने की टिकट होगी, रिटर्न टिकट आप बुक कर लो, ताकि इमिग्रेशन को जस्टिफाई हो जाए कि यस ये बंदा जाके वापस आ रहा है। दूसरी चीज, आप इमिग्रेशन को जो मैंने बताया उसका सफिशिएंट फंड, आप जितना भी आपका 2 वे का आने जाने का एंड देन वो जो भी प्रोसेस के लिए आप जा रहे हो उसका जो भी खर्चा हो रहा है उससे 3 गुना आपके पास फंड होना चाहिए। मिनिमम 3 गुना, बोला 4-5 गुना होगा तो ज्यादा। प्लस आप अपनी होम कंट्रीज में वेल सेटल होने चाहिए, जिसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ, जो बंदा यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है उसका सबसे ज्यादा रिस्क होता है वो वहां रुक जाएगा, वो घूम के रिटर्न ही नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो वैसे भी यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा है या यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो वहाँ रह जाए, यहाँ रह जाए, क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर पैनी नजर रखती है, तो ऐसे लोगों को विजिट नहीं देते। तो अगर आप इंडिया, अपनी होम कंट्री या इंडिया में अगर आप वेल सेटल हो तो आपके चांसेस ज़्यादा है विजिट वीजा आने के। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों का फैमिली टाइज की आपको बात की कि आपकी फैमिली टाइज स्ट्रांग होने चाहिए, जिसके अंदर मानो कि एक 5 साल की बच्ची या 5 साल का बच्चा छोड़ के यहाँ उसके नाना नानी हो या जो भी रिलेटिव हो उनके पास छोड़ के अगर एक हस्बैंड वाइफ ट्रैवल के लिए अप्लाई करता है घूमने के लिए, तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो दूसरे सिंगल एप्लीकेशंस जो होती है वो करते हैं उसके सामने। तो ये सारे जो है वो की फैक्टर्स है। अगर आप इसको ध्यान में रख के अपनी फाइल लगाओगे, आपके वीज़ा सक्सेसफुली रिसीव हो जाएंगे। आप लोगों को अब अच्छा लगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।